सबको एक बार पुनः नमस्कार। द कात्यायन्स टीच के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय जो हमने रखा है, क्योंकि आज 24 अप्रैल है, तो 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया। इसलिए हम लोगों ने आज का जो सब्जेक्ट रखा है वो यही रखा है कि पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। आज हम लोग अपने इस एपिसोड में यह जानेंगे कि आखिर आज के दिन यानी 24 अप्रैल को क्या हुआ था, जिसके कारण से कि पंचायती राज दिवस इस दिन को घोषित किया गया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि आज के दिन 24 अप्रैल 1993 को 1993 को संविधान के 73वां 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है वो भारत में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। उस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ग्रामीण पार्ट जो है, यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसको पंचायती राज बोलते हैं, तो वो 24 अप्रैल को चूंकि संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, उसी दिन से यह संविधान का 73वां संशोधन लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह दिवस सबसे पहली बार भारत में 2010 को मनाया गया, 2010 को, और उस वर्ष के बाद से प्रत्येक वर्ष उसी तिथि को यानी 24 अप्रैल को ही प्रत्येक साल यह दिवस मनाया जाता है। यहां तक तो हो गई। अब हम लोग भारत में पंचायती राज सिस्टम के डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। शुरू से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि पंचायती राज दिवस है, तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी आज हम लोग एकत्रित करेंगे। देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन और स्थानीय समितियों का, स्थानीय संस्थाओं का जो महत्व वो शुरुआती दौर से ही रहा है। आप एंशिएंट इंडिया में भी जाएंगे, प्राचीन भारत में, तो वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आर्य जब यहां आए थे, उस समय से भारत में स्थानीय स्वशासन का इंपॉर्टेंट है। वैदिक साहित्य में जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि वैदिक साहित्य में आपको सभा, समिति, विषह, ग्रामणी, ये सब शब्द कई बार उल्लेखित मिल जाते हैं। अब ये क्या है? सभा और समिति, ये दोनों जो है वैदिक काल में राजा को मदद करने वाली संस्था हुआ करती थी, स्थानीय संस्थाएं। सभा और समिति में अगर बेसिक डिफरेंस जानना है तो यह समझिए कि सभा थोड़ी छोटी समिति होती थी और समिति अपेक्षा की थोड़ा बड़ा संस्था हुआ करता था। विषय जो है, ये विषय क्या, तो जो कुल होते थे, परिवारों का समूह, क्योंकि उस समय का जो शासन था वो तो कबीलाई शासन था, तो वहां जो कुलों का समूह या परिवारों का समूह होता था उसको विषय कहा जाता था। इस विषय के जो प्रधान होते थे उसको विषयपति कहा जाता था। विषय के प्रधान को विषयपति। अब ये जो ग्रामणी था, ये ग्रामणी एक ग्राम के प्रधान होते थे, ग्राम के प्रधान। और जिसे चुनता कौन था? ये सभी जो विषयपति होते थे, ये लोग मिलकर के ग्रामणी को चुनते थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत में वैदिक काल में भी हमको स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, इससे आगे अगर बढ़ें तो मौर्य पीरियड में, मौर्य काल में और गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में, इन दोनों के शासन काल में भी या इस दो पीरियड में भी स्थानीय संस्थाओं का इंपॉर्टेंट मिलता है। मौर्य काल में अगर आप देखें तो
कौटिल्य जो बहुत बड़े लेखक दार्शनिक चिंतक हुए, उनके द्वारा एक बुक लिखा गया था अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र बुक में एक दूसरी बुक और जो मौर्य काल में लिखी गई थी वो मेगास्थनीज ने लिखा था, मेगास्थनीज, जिसका नाम था इंडिका। तो ये दो बुक, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज रचित इंडिका, इन दोनों पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन के बारे में काफी चर्चा की गई है। गुप्त पीरियड की बात करें तो गुप्ता पीरियड में भी स्थानीय स्वशासन का इंपॉर्टेंस रहा है। चीनी यात्री फाहियान इनके शासनकाल में आए थे, गुप्ता पीरियड में आया था। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में कई एक बार इस बात का जिक्र किया है कि भारत में स्थानीय संस्थाएं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने देखा वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्ता पीरियड में भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, इससे और आगे जरा सा, एक मिनट। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने गुप्ता पीरियड तक देख लिया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में लॉर्ड बेवेल एक इतिहासकार थे। इस इतिहासकार ने भी अपनी टिप्पणियों में कई बार स्थानीय संस्थाओं के का इंपॉर्टेंस किया है। मुगल पीरियड में अगर जाएं, मुगल काल में, मुगल पीरियड में, तो मुगल पीरियड में स्थानीय संस्थाओं का महत्व के बारे में सबसे बड़ी चर्चा जो की है वो की है आपको अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। उन्होंने अपनी पुस्तक आईने अकबरी, आईने अकबरी में स्थानीय संस्थाओं के बारे में बहुत चर्चा किया है। तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश पीरियड में हम लोग यह देख रहे हैं कि शुरू से लेकर के भारत में किस तरह से स्थानीय संस्थाएं फंक्शन करती रही हैं और उसका कैसे क्रमिक विकास हुआ है धीरे धीरे। हम लोग अब आ जाते हैं ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश पीरियड में जब ब्रिटिश हमारे यहां आ गए थे और ब्रिटिश हमारे यहां राज करने लगे, तो सबसे पहले जो स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के बारे में जो सबसे पहले जिक्र हुआ या सबसे पहला जो प्रयोग हुआ 1687 में, 1687 में, तब जबकि पहली बार मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई। नगर निगम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन है ऑल दो, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये पार्ट है नगर। तो पहली बार 1687 में। इसके बाद 1793 में बाकायदा नोटिफिकेशन के द्वारा जो है, बाकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट की उद्घोषणा के द्वारा जो है, मद्रास तो पहले से था ही, कलकत्ता और बॉम्बे, इन दोनों प्रेसिडेंसी को इस तरह से में भी नगर निगम की स्थापना की गई। इस तरह से 1793 में मद्रास, कलकत्ता और बंबई तीनों जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में नगर निगम की स्थापना की गई। इससे और आगे अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग आते हैं 1870 में। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। 1870 में तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड मेयो, इन्होंने भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था 1870 में लॉर्ड मेयो ने। लेकिन वो प्रस्ताव संयोग से इनके पीरियड में पारित नहीं हो सका। इसके बाद 1882 में जब लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए, तो इन्होंने जो है इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो प्रस्ताव मेयो ने जो प्रस्तुत किया था, लॉर्ड मेयो ने, उसके पास हुआ नहीं था। तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने उस संकल्प को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संकल्प को बाकायदा पारित किया पहली बार। और इसीलिए
1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित संकल्प प्रस्ताव को भारत के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1882 के लॉर्ड रिपन के संकल्प प्रस्ताव को। यहां तक हमने देख लिया, आगे देखते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में डायरेक्टरी में समझते हैं, द्वैध शासन, दोहरा शासन की व्यवस्था लागू की गई थी प्रांतों में, प्रोविंसेस में। और इसमें जो दोहरा शासन था, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था कि जब दोहरा शासन हुआ था तो दो सब्जेक्ट बनाए गए थे, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। उस पर चर्चा कर चुके हैं। यहां सीधा समझिए कि यहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हस्तांतरित विषय में रखा गया था। हस्तांतरित विषय का मतलब यह हुआ कि इस पर कानून बनाने का अधिकार प्रोविंसेस को प्रदान किया गया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संबंध में कानून बनाने का अधिकार और उसका विकास करने का अधिकार जो है प्रांतों को दिया गया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ, प्रोविंसेस से यानी प्रांतों से जो डायरेक्टरी था, द्वैध शासन था, उसको तो खत्म किया गया। ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया, प्रोविंसेस को ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया। ऑटोनोमस बॉडी बनाने के साथ ही साथ यानी स्वायत्त कर दिया गया प्रांतों को। लेकिन इसके साथ इस एक्ट में हुआ था कि कानून बनाने वाली सूची को दो भाग में बांट दिया गया था। एक भाग जिसको सेंट्रल सूची कहा गया, केंद्र विषय, और दूसरा स्टेट सूची या प्रोविंशियल सूची कहिए आप, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो इस एक्ट में अब सेंट्रल सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि सेंट्रल लिस्ट में जो विषय रहेंगे उस पर केंद्र कानून बनाएगा, और जो स्टेट लिस्ट में रहेगा उस पर प्रोविंस कानून बनाएगा। तो इस एक्ट में पंचायती राज व्यवस्था को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है वो स्टेट लिस्ट में रखा गया। यानी एक बार पुनः प्रोविंसेस को ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संबंध में, पंचायतों और निगमों के बारे में कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। यहां तक। इसके बाद अब देखिए उसके बाद क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कैसे कैसे विकास हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखते हैं। देखिए जैसे 1947 में भारत को आजादी प्राप्त हुई, इसके बाद संविधान सभा द्वारा जो है यह तय किया गया, जो संविधान बनाया गया उस संविधान में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में, संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल 40 में पंचायती राज यानी पंचायत विषय का प्रावधान किया गया और इससे संबंधित प्रावधान डाले गए। और यह कहा गया कि राज्य पंचायतों के विकास के संबंध में योजना बनाएगा, कार्य करेगा और पंचायतों को वो सारे अधिकार प्रदान करेगा जो उसको जो है स्वशासी बनाने में यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ अग्रसर होने में मदद करेगा, वो सारे अधिकार प्रदान करेगा। ये बात हुआ और इसी के तहत, इसी डीपीएसपी के इसी रूल के तहत पंचायत सब्जेक्ट को यानी पंचायत जो विषय था, पंचायती राज, इस विषय को जो है संविधान के जो हम लोगों का नवनिर्मित संविधान था उस संविधान के अनुच्छेद 7वीं सूची में, 7वीं शेड्यूल में जो है कानून बनाने वाले विषयों को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे विस्तार से। अभी संक्षेप में तो समझ लीजिए, एक सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट स्टेट कानून बनाएगा और कंकरेंट लिस्ट का मतलब वह समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बनाएगा। तो यहां यह समझें कि संविधान के अनुच्छेद 7वीं सूची के अंतर्गत जो 3 सब्जेक्ट हैं उसमें एक बार पुनः स्टेट लिस्ट के अंतर्गत
1935 के एक्ट की तरह ही स्टेट लिस्ट के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। इसका अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या हुआ। अब देखिए, हमारे संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में, और जिसके तहत कि संविधान की 7वीं अनुसूची के में स्टेट लिस्ट में रखा गया है पंचायती राज को। अब इसमें देखिए इसमें कैसे कैसे क्रमिक विकास हुआ। इसी प्रावधान के आलोक में सर्वप्रथम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा में जो पहला कदम उठाया गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, वो हुआ जिसको सीडीपी बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हिंदी में कहें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 में 1952 में पहली बार कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में यह उद्देश्य रखा गया था कि सरकारी तंत्र और आम जनता दोनों मिलकर के जो है विकास के नए आयाम तैयार करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, इसमें सरकारी तंत्र की भूमिका बढ़ती गई और लोगों की सहभागिता कम होती गई। लोगों को जितना सहभागिता होना था उतनी सहभागिता लोगों की हो नहीं पाई, और धीरे धीरे यह जो है यह प्रशासनिक तंत्र के चुंगल में चला गया। परिणाम स्वरूप अपने इतने अच्छे उद्देश्य होने के बावजूद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया। अब इसके बाद फिर दूसरी योजना लाई गई, वो लाई गई 1953 में, जिसको NES नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कहते हैं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, हिंदी में राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ये 2 अक्टूबर 1953 को ये लॉन्च किया गया था। इसका भी उद्देश्य यह था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के उन्नति की दिशा में, गांव के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो कृषि है यानी एग्रीकल्चर, एजुकेशन, विज्ञान, खेती, शिक्षा, इन सबों में जो है वो विकास और बेसिक स्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा और हो सकता है, इन सबों के विकास के लिए योजना बनाई गई। लेकिन एक बार पुनः यह योजना भी जो है वह धीरे धीरे जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के चुंगल में चला गया और आम जनता को इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो पाया। आम जनता की सहभागिता भी नहीं हो पाई सीडीपी की तरह। अब परिणाम स्वरूप यह योजना भी फेल कर गई। इस तरह से स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में उठाए गए 2 महत्वपूर्ण कदम, सीडीपी 1952 में और NES 1953 में जो उठाए गए, ये दोनों योजनाएं अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति में असफल रही। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ कि भारत सरकार द्वारा जो है इन दोनों योजनाओं के फेल्योर की जांच करने के लिए, आखिर किन कारणों से, किन वजहों से ये दोनों योजनाएं फेल की, उसकी जांच करने के लिए और उस पर रिपोर्ट देने के लिए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति का गठन किया गया। उसका नाम हुआ, समिति कब गठित की गई? 1957 जनवरी 1957 में। उस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी। जैसा कि हमने पूर्व में बताया, बलवंत राय मेहता कमेटी का मुख्य कार्य था सीडीपी और NES के फेल्योर के संबंध में रिपोर्ट देना और उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इसके संबंध में रिपोर्ट देना। बलवंत राय मेहता कमेटी ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की भारत सरकार को, और उस रिपोर्ट में इन्होंने ग्राम्य विकास के क्षेत्र में बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी सिफारिशें की, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह था वह यह था कि पंचायती राज का ट्राइपार्टाइट बॉडी हो। ट्राइपार्टाइट बॉडी यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था हो। आप समझ जाएंगे जो आज है ट्राइपार्टाइट बॉडी। अब ट्राइपार्टाइट बॉडी क्या? इसका मतलब हुआ कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 3 बॉडी हो। एक हो पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक प्रखंड लेवल पर पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर जिला परिषद। जिला परिषद आज है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो ये ट्राइपार्टाइट बॉडी
का मॉडल जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने प्रस्तुत किया था। और जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, इस रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी और इसको लागू करने के संबंध में सभी राज्यों को अकॉर्डिंगली निर्देश दिया। यह मानते हुए कि नहीं, ये कमेटी का रिपोर्ट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है और ग्राम विकास के क्षेत्र में एक और मतलब बहुत ही दूरदर्शी कदम है ये, इसलिए इसको लागू करने के लिए किया जाए। और इसीलिए बलवंत राय मेहता को फादर ऑफ पीआरआई, पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा कि चूंकि बलवंत राय मेहता कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायती राज व्यवस्था भारत में पहली बार लागू की गई, इसीलिए बलवंत राय मेहता को फादर ऑफ पंचायती राज व्यवस्था इन इंडिया कहा जाता है। हम लोग आगे देखते हैं कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है। तो वो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इसको लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किए सभी राज्यों को। ये जो रिपोर्ट जारी हुआ, इस क्रम में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सभी राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि वो इसके संबंध में एक्ट करें। लेकिन एक चीज यह हुआ कि राज्यों पर ही यह छोड़ दिया गया, इसका मॉडल क्या होगा पंचायती राज व्यवस्था का, इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई, बल्कि राज्यों पर ही छोड़ दिया गया कि अपने अपने हिसाब से वो इस पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल तैयार कर सकते हैं। ध्यान यह रहे कि पंचायती राज व्यवस्था का जो बेसिक स्ट्रक्चर हो वो खत्म नहीं हो, यानी स्थानीय स्वशासन है, लोकल, यानी स्थानीय आदमियों को प्रधानता मिलनी चाहिए, स्थानीय वासियों द्वारा सरकार होनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं बदलाव हो, बाकी अन्य चीजें वो अपनी अपनी हिसाब से कर लें। तो क्या हुआ कि सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य राजस्थान है। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नियम प्रस्तुत किए गए और पारित किया गया, और उसके आलोक में 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगथरी गांव में जो है पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। इसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी यह व्यवस्था अपने विधानसभा से पास किया। इसके बाद 1960 में, जहां तक अपने बिहार, अन्य राज्यों में भी ये शुरू हुआ धीरे धीरे, जहां तक बिहार की बात है, अपने राज्य बिहार में भी 1960 में पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव के संबंध में प्रक्रियाएं शुरू हो गई। तो इस तरह से सभी राज्यों में अपने अपने हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में नियम कानून बनाए गए, पंचायती राज के विकास के प्रावधान किए गए। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह रहा, इसमें कोई एकरूपता नहीं थी। संगठन कैसे हो, उसमें एकरूपता नहीं थी। कार्यकाल 5 साल हो कि 4 साल हो, 2 साल हो, इसमें एकरूपता नहीं थी। स्ट्रक्चर क्या हो, बलवंत राय मेहता कमेटी ने ट्राइपार्टाइट बॉडी कर दिया था। कहीं कहीं 2 स्तरीय भी रख लिया गया, कहीं 3 स्तरीय रख लिया गया, कहीं कहीं चुनाव ही नहीं हुए बहुत लंबे समय तक, कहीं कहीं चुनाव हुए तो उसका इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाया। तो ये सारे दोष जो है उस समय रह गए, क्योंकि इस संबंध में कोई कानून एक्चुअल नहीं था। अपने अपने तरह से विधानसभा, सभी राज्यों का विधानसभा कानून बना रहा था। तो इस संबंध में अंततः जिस संबंध में हम लोग आ रहे हैं, यही पंचायती राज दिवस के संबंध में जो आ रहे हैं, नेशनल पंचायती राज दिन 24 अप्रैल 1993 जो आ रहे हैं, उसमें से हम चर्चा करेंगे कि पहली बार 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तो उनके काल में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए, संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए, ताकि कोई राज्य अपने अपने हिसाब से नियम ना बनाए, बल्कि उसका एक रूपता हो,
उसको लागू करने के लिए पहली बार 1989 में कुछ प्रयास किए गए थे। सबसे पहले 1989 में राजीव गांधी के समय 65वां संशोधन के माध्यम से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया। दुर्भाग्य से लोकसभा में यह पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में बहुमत के अभाव में यह पास नहीं हो पाया और परिणाम स्वरूप यह विधेयक पास नहीं हो सका। इसके बाद सितंबर 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह, डॉक्टर बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने भी इस दिशा में प्रयास किया और उनके समय में सितंबर 1990 में भी पुनः यह संशोधन विधेयक, पंचायती राज संशोधन विधेयक जो है पास किया गया, पेश किया गया लोकसभा में। लेकिन इससे पहले कि यह लोकसभा में पारित होता और फिर राज्यसभा में जाता, बीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। सरकार गिर गई तो लोकसभा ही भंग हो गया। अब लोकसभा भंग हो गया तो एक बार पुनः जो है यह पंचायती राज विधेयक पास नहीं हो सका संविधान, लोकसभा में या राज्यसभा में, भारतीय संसद के द्वारा। इसके बाद तब क्या हुआ कि फाइनली 1991 में सितंबर महीने में ही, सितंबर 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए, पीवी नरसिम्हा राव, इनके समय में एक बार पुनः से जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो विधेयक थे उसको पेश किया गया और यह जो है दिसंबर 1992 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हुआ। 73rd अमेंडमेंट के रूप में, संविधान के 73वें संशोधन विधेयक के रूप में यह पंचायती राज विधेयक जो है वो दिसंबर 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में यह पास हुआ। और जिसे बाद में अप्रैल में राष्ट्रपति, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, उनकी स्वीकृति मिली और यह पंचायती राज व्यवस्था जो था, यह पंचायती राज विधेयक था, यह हुआ कि 24 अप्रैल 1993 से यह लागू किया गया। अब हम लोग आ गए कि चूंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को, ग्रामीण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73rd अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग और आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहां तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं है मेरे ख्याल से। अब आगे देखिए कि 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से जो पंचायती राज विधेयक पास हुआ, इसके तहत क्या हुआ कि ग्रामीण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ये तो हुआ ही। संविधान में क्या प्रावधान किए गए? संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 संविधान में ऐड किया गया और भाग 9 जोड़ा गया और शेड्यूल 11वां अनुसूची, भारतीय संविधान में भाग 9 ऐड किया गया, 11वीं अनुसूची ऐड किया गया और भारतीय संविधान के भाग 9 के 11वीं अनुसूची में जो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक कुल 16 अनुच्छेद का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुल 29 विषय को समेटा गया। संक्षेप में समझें कि ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुल 29 विषयों को संविधान के 16 अनुच्छेदों में, जो 243 आर्टिकल से लेकर 243O तक में है, उसका प्रावधान किया गया। और यह कहां किया गया? संविधान के भाग 9 के 11वीं अनुसूची में। यहां तक क्लियर है। और इसी के तहत जो है बाद में जो है पंचायती राज व्यवस्था क्रमिक रूप से भारत में शुरू हो गया और पूरे भारत में एक नियम लागू हुआ। अलग अलग राज्य अलग अलग नियम नहीं बनाए गए, एक रूपता कर दी गई थी। हालांकि अभी भी अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का ही है,
विधानसभा से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कोई एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, बनाएगी राज्य विधानसभा ही, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में है। लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो, उसका एक रूप, एक समान एक रूप से जो है वो प्रावधान कर दिया गया, कैसे बनाना है, इस तरह से बनाना है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक दर्जा तो प्रदान हुआ ही हुआ, इसको बाद योग्य माना गया है, यानी जस्टिसेबल माना गया है। यह नहीं है कि अगर आप नहीं लागू करेंगे कोई स्टेट, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको यह एक्ट करना है, आपको पंचायती राज व्यवस्था लागू करना है। और इसीलिए भारत के लगभग सभी राज्यों में कुछ ऐसे जगह जहां की किसी विशेष प्रावधान के कारण छोड़ दिया गया, उसको छोड़ करके अन्य सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। एक चीज जो अब हम, हालांकि आज का चैप्टर हम लोगों का क्लोज होता है, लेकिन एक चीज हम बताना और जरूरी समझेंगे आप लोगों को, वह यह है कि इतनी सारी बातें हमने जिक्र की, उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो है, माने समान रूप में एक और विधेयक 24th भी चल रहा था, 24th अमेंडमेंट भी चल रहा था। क्योंकि आज का विषय नहीं था, इसलिए मैं चर्चा नहीं किया, आज पंचायती राज पर हम लोग थे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि यह नगर पालिका विधेयक था, यानी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ साथ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संबंध में प्रावधान साथ साथ बनाया गया था। और ये 73rd के द्वारा वो, और 74th अमेंडमेंट जो है यह भी उसी विधेयक के साथ साथ, 73rd अमेंडमेंट के साथ साथ इस पर भी स्वीकृति हुई थी। अंतर सिर्फ यह है, राष्ट्रपति ने भी साइन किया था, अंतर सिर्फ यह है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विधेयक 73rd अमेंडमेंट लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से, और यह लागू हुआ 1 जून 1993 से। और ये दोनों अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट फॉर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड 74th अमेंडमेंट फॉर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन दोनों के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। सही में जो गांधी जी का सपना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और अगर गांव का विकास हो तभी देश का विकास होगा, असली विकास होगा, ये इसी दोनों एक्ट के माध्यम से संभव हो पाया है। आशा है कि आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि आज 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है, और पंचायती राज व्यवस्था क्या है हमारे में, और कैसे इसका क्रमिक विकास होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।